We are starting with the second colligative property and the third colligative property. We'll do it simultaneously. That is elevation in boiling point and depression in freezing point. तो पहले ये देखने के कि पहले हम ये जाने इससे पहले हम कि ये समझे कि why there is an elevation in boiling point and why there is a depression in freezing point. The first thing that we need to understand is कि what is boiling point and what is freezing point. तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि boiling point क्या होता है और freezing point क्या होता है. तो boiling point is nothing but it is a temperature. थोड़ा डेफिनेशन जो तो हम लोग अब तक समझते थे उससे थोड़ा अलग है. हम लोग ने बचपन से पढ़ा है कि boiling point is a temperature at which the liquid gets converted to gases या when the liquid starts boiling. तो ये सब हमने सुना है. मैं थोड़ा सा अलग दे रहा हूँ. Boiling point is a temperature at which the vapor pressure of liquid, हमेशा याद रखो कि वेपर प्रेशर सबका होता है, सॉलिड का भी, लिक्विड का भी और गैसेस का भी. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the external pressure. यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे एक्सटर्नल प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. अब ये डेफिनेशन हम लोग क्यों लिख रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड. अभी यहाँ पे मैंने एक कंटेनर बना रखा है, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकली हीट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हीट कर सकते हैं. वी आर हीटिंग इट. तो जब हमें इसे हीट कर रहे हैं तो देयर आर टू प्रोसेसेस जो हो रहा है. वन इज H2O, liquid is getting converted to gas. This process is called as evaporation. और दूसरा प्रोसेस जो हो रहा है that is H2O gas is again getting converted to H2O liquid, that is condensation. ये दोनों होने के बाद में तुम्हारा जितना गैस है, जितने गैस के मॉलिक्यूल्स है उनके दे आर आपस में उन लोग टकरा रहे हैं. दे आर बेसिकली गिविंग यू द वेपर प्रेशर. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि व्हेन यू आर हीटिंग द लिक्विड, ऐसा नहीं है कि अगर वाटर है तो 100 डिग्री पे ही वेपर्स निकलेंगे. वेपर्स हर टेम्परेचर पे निकलता है. ठीक है, तो तुमने लेट्स से फॉर एग्जांपल टेम्परेचर तुम्हारा है 40 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर हमारे पास है 40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री पे तुम ये लिक्विड को हीट कर रहे हो और ये हीट करके ये वेपर्स बन रहे बराबर. लेकिन बाहर 40 डिग्री पे ये हीट करके वेपर्स बन रहे और इन वेपर्स का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा. लेट्स से इनका वेपर प्रेशर है 0.4 एटमॉस्फेयर, बट एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर. मतलब बाहर भी इसके गैसेस है ना, तो गैसेस है उनका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर. अब इन गैसेस का प्रेशर है 0.4 एटमॉस्फेयर. ये गैसेस ऊपर उड़ के चले जाना चाहते हैं, गुम हो जाना चाहते हैं, बट वो कर नहीं पा रहे क्योंकि दे आर ट्रैप्ड इनसाइड बिकॉज देयर आर गैसेस ओवर हियर. देयर आर गैसेस ओवर हियर. ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है उन गैसेस का और वो उड़ नहीं पा रहे हैं. क्यों नहीं उड़ पा रहे? क्योंकि ये गैसेस ऊपर जाएंगे तो दे विल फोर्स इट डाउन, दे विल कंडेंस इट. तो यहाँ पे दो चीजें हो रही है. लिक्विड्स के मॉलिक्यूल आर गेनिंग हीट एंड इवेपोरेटिंग. External pressure, atmospheric pressure is pushing it down. Why it is pushing it down? क्योंकि उनका प्रेशर ज्यादा है. तो ऐसे हम हीट करते रहेंगे. 60 डिग्री पे 0.6 एटमॉस्फेयर प्रेशर हुआ, फिर भी अब भी बाहर का ज्यादा है तो बाहर वाले उसको अंदर पुश करेंगे. 80 डिग्री पे 0.8 एटमॉस्फेयर हुआ प्रेशर. मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं. बाहर का प्रेशर अब भी 1 एटमॉस्फेयर है, अब भी वो उसको अंदर की तरफ पुश करेगा. At 100 degrees Celsius, the atmospheric pressure now of the liquid became equal to 1 atmosphere. अब वो लिक्विड का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और बाहर का प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर है. अब वो लिक्विड के वेपर्स में उतना दम है कि वो बैरियर तोड़ के उड़ सके. अब उसको बाहर के एयर के मॉलिक्यूल्स उसको अंदर धक्का नहीं मारेंगे. अंदर धक्का मारना मतलब कंडेंस नहीं करेंगे. तो
इसीलिए द बॉइलिंग पॉइंट इज, अभी वो वेपराइज होके बाहर उड़ सकता है, मतलब लिक्विड कैन गेट कन्वर्टेड टू गैसेस. व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस, व्हाई इज दिस डेफिनेशन इंपॉर्टेंट कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर. व्हाई इज दिस डेफिनेशन इंपॉर्टेंट? बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मेरे को लिक्विड को बॉईल करना है, तो लिक्विड को बॉईल करने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि हम लोग उसको हीट ही करें. लिक्विड को अगर बॉईल करना है तो हम एक्सटर्नल प्रेशर भी कम कर सकते हैं. तो लिक्विड एक्चुअली कैन बी बॉइल्ड बाय टू मेथड. हम बचपन से सीखते आए हैं कि अगर लिक्विड को बॉईल करना है तो सबसे पहले क्या करो, टेम्परेचर बढ़ा दो, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड. ऐसा करना सही है, क्योंकि तुम लिक्विड का जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसके वो लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर्स बनते हैं, हेंस उसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है. तो तुम लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ा रहे हो ताकि वो एटमॉस्फेयर के जितना हो बॉयल ऑफ होके जा सके. लेकिन हम दूसरी तरीके से भी कम कर सकते हैं, बाय डिक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर. अगर हम बाहर का एक्सटर्नल फोर्स निकाल दे तो लिक्विड बहुत जल्दी बॉईल हो जाएगा. एंड ये हम ऑब्जर्व करते हैं वैक्यूम में. स्पेस में लिक्विड को बॉईल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तुम पानी फेंकोगे वो तुरंत गैस बन जाएगा, क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर. जैसे जैसे तुम हायर एल्टीट्यूड पे जाते जाओगे, लिक्विड को बॉईल करना आसान हो जाएगा. लिक्विड को बॉईल करने के लिए कम टेम्परेचर लगेगा, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम हो जाता है. तो बाहर का प्रेशर कम हो गया मतलब वो उसको अंदर कम दबाएगा. तो बाय डिक्रीजिंग दी एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये थोड़ा सा नया है. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लिक्विड को बॉईल हम दो तरीके से कर सकते हैं, इसीलिए ये डेफिनेशन जानना जरूरी है. तो ये बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन हो गया. फ्रीजिंग पॉइंट इज वेरी सिमिलर टू बॉइलिंग पॉइंट. अभी बॉइलिंग पॉइंट में हम लिक्विड का प्रेशर बढ़ा रहे थे, हम लिक्विड को बॉईल कर रहे थे, मतलब लिक्विड से हमको गैस में कन्वर्ट करना है तो हम उसका प्रेशर बढ़ा रहे थे. वाइल इन फ्रीजिंग पॉइंट हमको लिक्विड का प्रेशर कम करना है, हमको उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है. तो फ्रीजिंग पॉइंट इज एक्चुअली द टेम्परेचर it is a temperature at which vapor pressure of liquid, वेपर प्रेशर नहीं बोल सकते, प्रेशर बोलेंगे सिर्फ लिक्विड के लिए. तो at which pressure of the liquid becomes equal to the pressure of solid. यहां पे हम प्रेशर को कम कर रहे हैं और उसको सॉलिड के प्रेशर तक लेके आ रहे हैं. तो द डेफिनेशन इज वेरी सिमिलर. एंड ये बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन है, ये फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन है. अभी हम लोग ये देखेंगे कि व्हाई देयर इज एन एलिवेशन एंड व्हाई देयर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. बट वो करने के पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम ये सुन के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सुन के हमें ऐसा लग रहा है कि वी आर कंपेयरिंग सम थिंग्स, एंड वी आर कंपेयरिंग. तो व्हाट आर वी कंपेयरिंग? We are comparing the boiling point of solvent सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हम चेक कर रहे हैं. एंड सॉल्वेंट में मैं सोल्यूट डाल रहा हूं, तो सॉल्वेंट में सोल्यूट डालने से वो बन जाता है सोल्यूशन. तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का चेक कर रहे हैं और हम लोग बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का चेक कर रहे हैं. तो हम लोगों को ऐसे पता चल रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट is given by T and boiling point of solution, solvent is T naught, I'm really sorry, and boiling point of the solution is वही solvent में हमने solute डाल रखा है, तो boiling point of solution is T. Therefore you have delta T is equal to T minus delta T B लिख रहे हैं, that is elevation in boiling point, which is T minus T naught. क्यों elevate हो रहा है वो भी हम देखेंगे, but we know कि we know that T is greater than T naught because elevation in boiling point हो रहा है.
मतलब सॉल्वेंट में तुम जब सल्यूट डाल रहे हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है वो रीजन हम लोग देख लेंगे ग्राफिकली। सिमिलरली अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट के लिए बोलूं, ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए हो गया, अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट के लिए बोलूं तो फ्रीजिंग पॉइंट में कम हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज टी नॉट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज टी, तो यहाँ पे टी नॉट इज ग्रेटर देन टी, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में जा रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो डेल्टा टी एफ विल बी नथिंग बट टी नॉट माइनस टी। तो ये दो फॉर्मूला तो हमारे पास ऐसे ही आ गए सिर्फ नाम देख के, बट हम समझेंगे कि वाई देयर इज एन एलिवेशन एंड वाई देयर इज एन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आया है। हम ये देखेंगे कि वाई देयर इज एन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई देयर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे मैं ग्राफिकली प्लॉट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ग्राफिकली प्लॉट कर रहा हूँ, दैट इज प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ये भी प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर मैं ग्राफिकली प्लॉट कर रहा हूँ। तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए है और ये फ्रीजिंग पॉइंट के लिए है। तो पहले हम बॉइलिंग पॉइंट का देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो कर्व डाला है, इनमें से एक कर्व सॉल्वेंट का है और एक कर्व सोल्यूशन का है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट का कर्व हमेशा ऊपर वाला होगा, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर या मोर देन तुम्हारा सोल्यूशन का जो है। दिस इज फॉर सॉल्वेंट एंड दिस इज फॉर सोल्यूशन। कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले लो, हमेशा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विल बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ये हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में देखा है। तो ये वाला भी कर्व ऊपर वाला सॉल्वेंट का रहेगा और नीचे वाला सोल्यूशन का रहेगा। अभी बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलता है? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर इज कि मैंने मार्क कर दिया कि ये मेरा एक्सटर्नल प्रेशर है और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं ऑन बोथ माय कर्व, the first curve being solvent and the other curve being a solution. अभी what I'm trying to tell you over here is कि this point, ये जो point है, this is 1 atmosphere, मतलब this is external pressure। तो ये point से मुझे क्या समझ में आता है कि ये point में मतलब solvent का vapor pressure has become 1 atmosphere, ये point मतलब solution का vapor pressure has become 1 atmosphere। तो अगर मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके टेम्परेचर नोट करूं, तो ये मेरा लाइन और मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, तो ये पहला परपेंडिकुलर और ये दूसरा परपेंडिकुलर। तो आई हैव ड्रॉप्ड टू परपेंडिकुलर्स। अभी आई विल गेट टू टेम्परेचर्स फ्रॉम योर, दिस टेम्परेचर आई विल कॉल इट एज टी नॉट। टी नॉट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। व्हाई एम आई कॉलिंग इट एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट? क्योंकि एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर the vapor pressure of the solvent became equal to 1 atmosphere। इसके पहले ये पॉइंट पे ये टेम्परेचर होगा, ये पॉइंट पे ये प्रेशर होगा, दैट प्रेशर इज नॉट इक्वल टू 1 atmosphere, मतलब वो बॉइल नहीं हुआ है। तुम लोग लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे और वो टेम्परेचर बढ़ते 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 इट विल रीच 1 atmosphere, उसका प्रेशर बन जाएगा 1 atmosphere। और जब वो 1 atmosphere हो गया, जब एक्सटर्नल प्रेशर के जितना हो गया, वो बॉइल होने लग जाएगा। तो इस पॉइंट पे द सॉल्वेंट विल स्टार्ट बॉइलिंग एंड इस पॉइंट पे द सोल्यूशन विल स्टार्ट बॉइलिंग, एंड हेंस द डिफरेंस ओवर हियर, दिस इज नथिंग बट डेल्टा टीबी। एंड एज यू कैन वेरी क्लियरली सी बाय द डायग्राम की सोल्यूशन का आगे है, तो जो आगे है वो ऑब्वियसली बड़ा रहेगा। तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। So this you can very well write कि there is an elevation in boiling point। इसको हम observed result बोलते हैं। इसे हम ऑब्जर्व्ड रिजल्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आता है। यहाँ पे हमें सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चेक करना पड़ता है, सॉल्वेंट का तो हमें पता होता है जनरली, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चेक करना होता है। अभी अगर मैं वही कट टू फ्रीजिंग पॉइंट पे आऊं, तो फ्रीजिंग पॉइंट में वापस से मेरे पास दो कर्व है, ठीक है, सॉल्वेंट का कर्व एंड सोल्यूशन का कर्व। बट यहाँ पे मेरे को इन दोनों का वेपर प्रेशर को कम करना है। I have to bring the vapor pressure
लोअर, इतना लोअर कि वो लिक्विड का वेपर प्रेशर विल बिकम इक्वल टू द सॉलिड का वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे मेरे पास एक और कर्व है, दैट इज सॉलिड का वेपर प्रेशर का कर्व है। तो मैं सॉलिड का वेपर प्रेशर का कर्व बनाता हूं, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये सॉलिड का वेपर प्रेशर का कर्व हो गया है, यहाँ पे ये टच कर गया। तो ये पॉइंट पे मुझे क्या समझ में आता है, ये पॉइंट पे मेरा जो सॉल्वेंट है, इसके ऊपर मेरा सॉल्वेंट वाज इन लिक्विड स्टेट, इसके नीचे मेरा सॉल्वेंट इज इन सॉलिड स्टेट। दिस इज द लाइन फॉर सॉलिड। इस पॉइंट पे वो सॉलिडिफाई हुआ है। वापस अगेन इस पॉइंट के ऊपर मेरा सोल्यूशन इज इन लिक्विड स्टेट। इस पॉइंट के आगे मतलब ये टेम्परेचर के कम में मेरा सोल्यूशन विल बी इन सॉलिड स्टेट, मतलब वो इस पॉइंट पे फ्रीज हुआ है। अगर मैं इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं ये पॉइंट पे, तो ये एक पहला परपेंडिकुलर रहेगा और ये दूसरा परपेंडिकुलर रहेगा। So what I can say is this is nothing but तुम्हारा T0, मतलब at this particular point my solvent will freeze, मतलब इस टेम्परेचर के आगे सॉल्वेंट मेरा लिक्विड स्टेट में था और इस टेम्परेचर के नीचे, मतलब प्रैक्टिकली अगर बोलूं तो at these temperatures, at these conditions my solvent will be in solid state। तो ये टेम्परेचर के नीचे it will be in solid state, इसके ऊपर ये टेम्परेचर के ऊपर it will be in liquid state। उसी तरीके से दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज टी, क्योंकि दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। इसके ऊपर इस टेम्परेचर के आगे, टी के आगे इट विल बी इन लिक्विड स्टेट और इसके नीचे इट विल बी इन सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे हम लोग लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ा रहे थे, यहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर कम कर रहे हैं। दिस विल बी नथिंग बट डेल्टा टी एफ, and now delta TF is nothing but T naught minus T। You can very well see कि T naught is greater, so there is a depression in freezing point। जब हम लोग सॉल्वेंट में सल्यूट डालते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जा रहा है। अच्छा, इसे हम लोग प्रैक्टिकली भी निकालते हैं। what have we observed is कि ये जो तुम्हारा डेल्टा TB है और ये जो तुम्हारा डेल्टा TF है, that is a colligative property। Colligative property मतलब the property which depends on the number of solute particles and both of them depends on the molality of solution। So as it depends on molality of solution मतलब वो colligative property, क्योंकि molality is nothing but number। तो तुम्हारा solution के molality के ऊपर तुम्हारा elevation in boiling point और freezing point डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं तुमको बोलूं you are taking 0.1 मोलाल NaCl solution and you are taking 0.8 मोलाल NaCl solution, तो अगर मैं बोलूं solution मतलब वाटर में है, ठीक है। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि यहाँ पे डेल्टा टीबी तुम्हारा 101 डिग्री सेल्सियस पाया गया था, सॉरी आई एम रियली सॉरी, डेल्टा टीबी इज 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब देयर इज एन एलिवेशन बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब जैसे तुम्हारा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट वाज 100 डिग्री सेल्सियस, तो तुमने उसमें जब 0.1 मोलाल NaCl सोल्यूशन बनाया तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बिकेम 101 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे द डेल्टा टीबी का वैल्यू आ रहा है 0.25 डिग्री, सॉरी 2.5 डिग्री सेल्सियस, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग इज कि जब तुम्हारा मोलालिटी कम है तो एलिवेशन भी कम है, मोलालिटी बढ़ गया तो तुम्हारा एलिवेशन भी बढ़ गया, क्योंकि अमाउंट बढ़ गया तो एलिवेशन और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे what we can say is delta TB is directly proportional to M, delta TF is also directly proportional to M। So delta TB I can write it as KB into M, where KB is a constant
and here I can write it as delta TF is nothing but KF into M. I would like to add one more thing over here, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, ये सिर्फ करेक्ट होगा फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन. नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मतलब अगर मैंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट्स यूज किया तो ही ये करेक्ट बैठेगा, क्योंकि वहां पे अगर मैं 10 मॉलिक्यूल गिन के डालूं तो सोल्यूशन में भी 10 मॉलिक्यूल होगा. बट ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए राइट नहीं बैठता है, तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम हल्का सा फॉर्मूला चेंज कर देंगे, दैट इज वी विल पुट आई ओवर देयर. आई इज नथिंग बट योर वैंट ऑफ फैक्टर. वैंट ऑफ फैक्टर डालने से इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए ये करेक्ट बैठ जाता है, तो बोथ इज राइट. तो यहाँ पे भी मैंने आई डाल दिया. आई इज नथिंग बट योर वैंट ऑफ फैक्टर. And we have already learned in the earlier lectures कि if I is 1 इसका मतलब it's non electrolyte. तो ये चाहे इलेक्ट्रोलाइट हो या नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, we can simply do the sum by using this particular formula, that is delta TB is nothing but I into KB into M and delta TF is nothing but I into KF into M. So ये second formula you don't have derivation of it, you have two formula right now, that is delta TB is T minus T naught and the other one is I into KB into M. इसके बेसिस पे हम एलिवेशन के सम सॉल्व करेंगे और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सिर्फ ये चेंज हो जाता है और बी एफ हो जाता है, दैट इज द ओनली डिफरेंस. हमने फॉर्मूला तो देख लिया. फॉर्मूला में इट्स वेरी वेल रिटन कि डेल्टा टीबी इज नथिंग बट आई इंटू केबी इंटू एम and delta TF is nothing but I into KF into M. But what is this KB and what is this KF? This KB is called as molal because molality is involved in this. Elevation because there is elevation in boiling point. It's a constant, so it's called as molal elevation constant. And KF on the other hand will be called as molal depression constant. केबी को एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है और केएफ को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है. दूसरे नाम है. डिफाइन कैसे करेंगे इनको? इट्स प्रीटी सिंपल. हमको एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करना है. इट्स वेरी सिंपल. हम लोग कोई भी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे तो फॉर और हम लोग बोलेंगे कि इफ आई टेक मोलालिटी टू बी 1 मोलाल, 1 मोलाल is nothing but 1 moles per kg, then I can very simply say कि my delta TB is nothing but KB. So molal elevation constant, so molal elevation constant molar elevation constant or ebullioscopic constant is defined as the elevation in boiling point when 1 mole सिंपल लिख सकते हैं फॉर 1 मोलाल solution. So for 1 molar solution, your elevation in boiling point will be nothing but equal to molar elevation constant. तो हम काफी आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं. या फिर अगर मेरे को ये 1 मोलार सोल्यूशन को थोड़ा और एक्सपांड करना है तो आई कैन सिंपली से इसके बदले 1 मोलार सोल्यूशन के बदले हम लोग लिख सकते हैं कि मोलार एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वेयर 1 mole of a non-electrolytic solute is dissolved in
1 kg of solvent. तो मोलालिटी 1 होगा एंड डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू डेल्टा केबी. सिमिलरली यहाँ पे भी if my molality is 1 moles per kg, then I can simply say delta TF will be equal to KF. So again, molar depression constant is defined as depression in freezing point for 1 molar solution. तो ये हम दोनों भी इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. अब हम आगे बढ़ेंगे एक सम के तरफ. यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है which says 5.08 grams of a substance is dissolved in 50 grams of water. तो मेरे को सल्यूट दिया हुआ है. Calculate water lowers the freezing point by 1.2 Kelvin. तो मेरे को freezing point lowering भी दिया है. Calculate the molar mass of the substance. The molar depression constant for water is 1.86. You need to remember कि ये जो Kb और Kf है, जो constant है, वो solvent dependent होते हैं. तो अगर तुम्हारा solvent सेम है तो वो Kb और Kf का वैल्यू सेम रहता है. अभी यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो we will consider it to be a non-electrolytic solute because nothing is mentioned. So we have a non-electrolytic solute. So what is given? Your solute का weight is given as 5.08 grams. My weight of solvent is 50 grams. I don't know what is the weight, what is the solute, so I have no idea about its molar mass. यहाँ पे हम मोलालिटी को थोड़ा मोलालिटी को हम थोड़ा एक्सपांड करके लिख सकते हैं. दैट इज W2 अपॉन M2 इंटू W1 और ऊपर 1000, क्योंकि W1 मेरे को केजी में चाहिए रहता है, ग्राम में लिया तो ऊपर इंटू 1000 हो जाएगा. यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूलास लिख रखे हैं. अच्छा, क्या दिया है? लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट इज डेल्टा TF इज गिवन एज 1.2 केल्विन. कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द सब्सटेंस. मोलार मास निकालना है हमें. और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज KF is given as 1.86 Kelvin kilogram per mole. So we'll substitute. So your delta TF is nothing but I into KF into M, and as it's a non-electrolytic solute, then I will be equal to 1. So your delta TF is 1.2 Kelvin. I is 1. KF is given as 1.86. Molality तो exactly नहीं पता हमें, लेकिन molality को I can write it as W2 upon M2 into W1. This is in grams, so I will write here 1000. So I'll bring molality there, rest everything over here. So therefore, I have molality equal to 1.86 into W2, weight is 5.08 into 1000. मोलार मास उधर चला गया, सॉरी मैंने मोलालिटी बोल दिया गलती से. ये 1.2 आ जाएगा और वेट ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन एज 50. तो वी सॉल्व दिस या तो कैल्सी से या तो बाय लॉग. द आंसर फॉर दिस दैट वी गेट इज 157.48 grams per mole. It's a very simple question, nothing very complicated. Okay, in the second question हमने freezing point का क्वेश्चन किया, तो अभी हम एक boiling point का करेंगे. Question says कि 3.795 grams of sulfur is dissolved in CS2. So what I know over here is कि मेरा जो solvent है, मेरा जो solute है, that is my sulfur, और मेरा जो solvent है, that is my CS2. अभी विच सल्फर वी एग्जैक्टली डोंट नो कौन सा सल्फर है. सल्फर डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. S2, S6, S8 काफी अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो कौन सा सल्फर है, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट. अभी तुम्हारा वेट दिया है, दैट इज 3.795 ग्राम का सल्फर. तो वेट ऑफ सल्यूट दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया है, डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, तो वो भी दे रखा है. The solution boils at this. So boiling point of solution is given. What is the molecular formula for sulfur? Solute का molecular formula पूछा है. The boiling point of CS2
इज गिवन, तो टी नॉट भी दे रखा है 319.45 एंड तुमको गिवन में के भी दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो विच इज 2.42 केल्विन किलोग्राम पर मोल. So we just have to apply the formula which says delta TB. इसको पहले मैं निकाल दूंगा delta TB which is nothing but T minus T naught. So T is given as 319.81 and this is 319.45. So it will be 6.3. So delta TB is going to be 0.34 Kelvin. Sorry, 36 Kelvin. तो ये मेरे को डेल्टा टीबी मिल गया है. मेरा डेल्टा टीबी का फॉर्मूला है डेल्टा टीबी सेज आई. यहाँ पे ये कुछ भी सल्फर इन CS2 is not going to dissociate, so it's non-electrolyte over here in CS2. So इसका I is also equal to 1 into Kb into M. M can be written as W2 into 1000 upon M2 into W1. You need to calculate M2, so I'll bring M2 over there and rest everything will be yours. So you have M2 is equal to I into Kb into W2 into 1000 into delta TB into W1. तो अगर मैं substitute करूँ values को and then I just have to multiply. So I is 1. तो यहाँ पे मैंने सब सब्स्टिट्यूट कर दिया है. After substituting the molar mass that you are going to get after solving this entire thing, the molar mass that you are going to get is 255.1 grams per mole. So this is the molar mass of solute. अभी अगर तुमको चाहिए तो तुम exactly compound भी find out कर सकते हो कि वो कौन सा एलोट्रोप था सल्फर का. अब सल्फर का एलोट्रोप है वो, उसका मोलार मास मैं एटॉमिक मास करूं तो मुझे वैलेंसी पता चल जाएगी. इसका मोलार मास कैलकुलेट करके आया 255.1. इसका एटॉमिक मास है 32. व्हेन एक सल्फर का मास है 32, तो 255 अगर मैंने इसको डिवाइड किया विच कम्स आउट टू बी 7.97 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8. मतलब ये जो सल्यूट था उसमें टोटल 8 सल्फर थे. तो दिस वाज S8 मॉलिक्यूल. तो S8 वाज डिसॉल्व्ड इन CS2. So we understand this from you.